नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं में एक 11वीं और 12वीं कक्षा में एक विषय है जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। क्या नाम है? जनसंचार माध्यम। तो इसको आज हम लोग जानते हैं ये है क्या, और इसमें आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनसंचार शब्द से ही। तो जनसंचार शब्द जो है, आपको एक शब्द तो यहाँ दिख रहा है जन, और दूसरा दिख रहा है संचार। ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है इनको समझेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पूरा टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम के, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इन सबको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जन शब्द से आप क्या समझते हो? जन होता है पब्लिक, है ना। और संचार क्या होता है? संचार होता है आपको मैं संचार बता दूं। संचार जो संस्कृत के शब्द है चर जिसका अर्थ होता है चलना, है ना, चलना। ये संचार एक ऐसी चीज़ है जो चलती है। आप वायर भी ले लें, करंट वाली जो वायर रहती है उसमें क्या होता है, करंट जो है वो चलती है वायर में, है ना। तो संचार हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनमें भी संचार हो रहा है। किसका संचार हो रहा है? रक्त का संचार हो रहा है, खून का संचार। मतलब होता है चलना, है ना। तो यहाँ किसके चलने की बात होगी? यहाँ किसके चलने की बात होगी? यहाँ चलने की बात होगी भाषा की। भाषा कैसे चलती है? किसमें? पब्लिक में। तो उसके जो माध्यम हैं, उसके जो मतलब सोर्सेज हैं, है ना, जनसंचार के, भाषा जो है लोगों के बीच में किन किन माध्यमों से चलती है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि संचार किसे कहते हैं। संचार किसे कहते हैं? ये संस्कृत के चर धातु से बना हुआ है। चर धातु है जिसका अर्थ होता है चलना या विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या पहुंचना, उसको संचार कहते हैं, है ना। अन्य प्राणियों का भी, जैसे ध्वनि का भी, चित्र का भी, प्रकाश का भी। और हम जिस संचार की यहाँ बात कर रहे हैं वो है मानव के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। तो ये जो संचार है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो संचार है ये कितने लोगों के बीच में होता है ना। संचार कभी एक इंसान के बीच में तो संचार होता नहीं। अगर एक इंसान अपनी ही बात अपने तक पहुंचाएगा तो उसको हम कह देते हैं आत्मनिरीक्षण या आत्मबोध, है ना। वो नहीं, वो वाला संचार तो खुद के लिए है। यहाँ संचार है जो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। उसे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है उसकी बात होगी। उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण करना। इसके लिए जो एक संचार शास्त्री हैं जिनका नाम है बिलवर श्रम। क्या नाम है उनका? बिलवर श्रम, ये इनका नाम है। तो आप यहाँ थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें, बिल किसे कहते हैं? बिल पावर किसे कहते हैं? बिल पावर आत्मशक्ति को ना। बिलवर श्रम ये एक नाम है, बिलवर श्रम। इन्होंने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। अनुभव क्या होते हैं? एक्सपीरियंस। इनकी क्या है? साझेदारी है, अनुभवों की साझेदारी है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिलवर श्रम क्या कहते हैं? संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और ये संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है। संचार जो है वो मुंह से भी बोल के होता है। हम अगर चाहें तो संचार को मुंह से बोल के करते हैं, मुंह से संचार होता है। और संचार कैसे हो सकता है ना, लिख करके भी हो सकता है। लिख करके भी हम अपनी बात को चला सकते हैं। और उसी तरह से दृश्य श्रव्य, देखने वाली और सुनने वाली चीज़ों से भी संचार होता है। किसका? भाषा का। इसलिए संचार की परिभाषा जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को, सुनना ध्यान से, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक और दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या है? संचार है। तो ये संचार की डेफिनेशन है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा जो है वो जानकारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।
सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संचार माध्यम जो है, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, संचार माध्यम क्या होते हैं, क्या होते हैं संचार माध्यम क्या होते हैं। माध्यम क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम माध्यम, है ना। किसी एक चीज़ को जिसके द्वारा हम लोग किसी काम को कर पाते हैं उसे माध्यम कहते हैं। तो संचार माध्यम क्या है, जो भाषा है, जो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, उसको पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है, इसको समझते हैं। संचार जो है स्वयं में एक प्रक्रिया है, स्वयं में एक माध्यम है। अगर देखा जाए तो संचार जो है स्वयं में एक माध्यम है, खुद अपने आप में ही एक माध्यम है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो संचार है वो एक जगह से यहाँ पहुंचाने की एक प्रक्रिया है संचार। और ये प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। हमारे अंदर एक प्राकृतिक माध्यम है, प्राकृतिक कौन सा माध्यम है, प्राकृतिक, नेचुरल माध्यम है, उसके सहारे गति करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। उदाहरणतया हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं, हम जो भी हैं हम बोल रहे हैं, तो बोलते समय क्या होता है कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, किसकी, ध्वनि, आवाज़ की जो तरंगे हैं, वायु तरंगों के सहारे में हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश की तरंगे जो हैं, ठीक है, हमारे स्पर्श संवेदन जो है, हमारे जो स्पर्श करने के जो संवेदन मतलब इमोशंस हैं, इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते। ये जो मूल कारक है ना, ये जो बेसिक कारक हैं, मूल कारक हैं, ये संचार का माध्यम नहीं है, मूल कारक नहीं है माध्यम। तो क्या है माध्यम, क्या है माध्यम? संचार माध्यमों से आशय है, संचार माध्यम मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वो क्या है, वह उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं। जैसे समाचार पत्र एक माध्यम हो गया। फिर उसके बाद फिल्म भी संचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। फिर उसी तरह से टेलीफोन है ना, ये भी संचार को एक जगह से दूसरी जगह, ये माध्यम है। फिर उसी तरह से रेडियो, फिर उसी तरह से दूरदर्शन, फिर उस तरह से कौन क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट। ये समाचार के मुख्य माध्यम है। समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, इनकी बात होगी। एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, इन सब का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संचार के मूल तत्व, संचार के जो मूल तत्व हैं उनकी बात करते हैं। संचार के मूल तत्व, मूल मतलब बेसिक एलिमेंट्स, जिनसे संचार जो है वो होता है। कोई भी चीज़ जो है, जैसे एक मकान है, मकान को बनाने के लिए हम लोगों को क्या है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो संचार है, इसको अच्छे से बनाने के लिए, इसके लिए बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले संचारक चाहिए। इसके लिए कौन चाहिए, संचारक कौन होता है, संचारक, या इसको हम लोग स्रोत भी कहते हैं। स्रोत मतलब हो गया सोर्स। सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए, मूल तत्व जो है उसका एक ये है। ये क्या करता है, संदेश देने के बारे में सोचता है। संचारक जो है वो क्या करता है, संदेश देने के बारे में सोचता है, देने के बारे में सोचता है। संदेश देने के बारे में जो सोचता है वो होता है संचारक। इसी को हम सोर्स कहते हैं। जो संदेश देना चाहता है, जैसे आप किसी को संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या होगे, आप संचारक होगे। ठीक है, संदेश देने वाला संचारक। दूसरा होता है संदेश का कूटीकरण, ये भी मुख्य तत्व है इसका। कूटीकरण, कूट करना उसको, मतलब उसके लिए कुछ निशानी सामने ला करके रखना। इसको हम लोग एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, एनकोडिंग या भाषा में बांध देना। इसको भाषाबद्ध करना, किसी भाषा में बांध देना, एनकोडिंग करना या भाषाबद्ध कर देना। ठीक है, संदेश का कूटीकरण। पहले तो हमें क्या चाहिए, संचारक, जो
सोर्स रहता है संदेश देने के बारे में। संचारक, जैसे आप संचारक होगे तो आप क्या करोगे, संदेश का पहले सबसे पहले क्या करोगे, कूटीकरण करोगे। फिर तीसरे नंबर पे मूल तत्वों में किसकी बात आती है, संदेश का कूटवाचन। किसका, संदेश का कूटवाचन। कूटवाचन, वाचन से तो आप समझते हैं, वाचन होता है किसी चीज़ को बोलना, तो संदेश का कूटवाचन, इसको हम कह सकते हैं कि डिकोडिंग, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना, या भाषा ग्रहण करना, भाषा ग्रहण करना। अब समझो इसको क्या लिखा है, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना, डिकोडिंग। एनकोडिंग वो हो गया जो आपने संदेश तैयार किया, और जब वो संदेश तैयार कर दिया तो संदेश का कूटवाचन हो गया, उस कूटवाचन किया तो डिकोड करेगा उसको, कौन, जो भाषा ग्रहण कर रहा है उसको डिकोड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्राप्तकर्ता। इसके बाद वाला पॉइंट है हमारे पास प्राप्तकर्ता। मैं बता रहा हूँ यहाँ ऊपर बताता हूँ आपको मैं, प्राप्तकर्ता। नंबर 4 पे एलिमेंट्स है, मुख्य तत्व है प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता क्या करेगा, प्राप्तकर्ता क्या करेगा, संदेश को समझेगा और प्रतिक्रिया देगा। प्राप्तकर्ता क्या करेगा, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिक्रिया क्या होगी, फीडबैक। प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। जब तक प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो समझो आपका मैसेज जो है किसी तक, संदेश जो है वो संचार के माध्यम से नहीं पहुंचा। मतलब ये इसके मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से, एक तो संचारक, जिसको आप अपने आप को ले लो, उसका पहले कूटकरण करो, फिर उसको डिकोड करो। ठीक है, उसको डिकोडिंग की, और डिकोडिंग जो है वो प्राप्तकर्ता ने भी ग्रहण की। प्राप्तकर्ता संदेश को समझना और उसकी प्रतिक्रिया देना। तो इस प्रकार से अब आपको इन बातों को समझना है कि संदेश जो है जिसको हम लोग संचार के माध्यम से भेजते हैं, किसके माध्यम से भेजते हैं, संचार के माध्यम से। तो इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले संचारकर्ता चाहिए। कौन चाहिए, संचारकर्ता। संचारकर्ता क्या करेगा, कूट द्वारा संप्रेषण करेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, उसका कूटवाचन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको प्राप्तकर्ता प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राप्तकर्ता जब प्राप्त कर लेगा तो अपनी क्या देगा, प्रतिक्रिया देगा। तो प्रतिक्रिया क्या होगी, फिर से संचारकर्ता के पास पहुंचेगी। इस तरह से संचारकर्ता फिर से कूट द्वारा संप्रेषण करेगा, फिर कूटवाचन करेगा, प्राप्तकर्ता उसको रिसीव करेगा, फिर से प्रतिक्रिया देगी। तो इस तरह से क्या होगा, संचार जो है ये इस तरह से रिसाइकल होता रहेगा। ठीक है, ये था। अब संचारक की जो भूमिका है वो क्या रहती है, ये समझना जरूरी है कि संचारक जो है उसकी क्या भूमिका रहती है। संचारक की भूमिका किसमें, संचार में जो संचारक की भूमिका वो क्या रहती है। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक क्या होता है, किसी भी मैसेज को जो है वो भेजता है। किसको भेजेगा, वो जिसको ज़रूरत है उसी को भेजेगा ना। किसी मैसेज को भेजना संचारक। तो ये स्रोत भी कहलाता है, इसको हम सोर्स भी कहते हैं। किसी भी संचार को इधर से उधर पहुंचाने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो संचारक है वही क्या है, मेन सोर्स है। उसका प्रथम गुण है संदेश की स्पष्टता। इसका जो पहला गुण है, ये पहला गुण क्या है इसका, संदेश जो है, जो भी संदेश ये अपनी ओर से संचारित करेगा उसका वो स्पष्ट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इसका प्रथम गुण है। और दूसरा गुण है, इसका दूसरा गुण क्या है, इसका दूसरा गुण ये रहेगा कि संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करना। जो संदेश है ना, इसको जो प्राप्त करने वाला है, प्राप्तकर्ता जिसको कहते हैं, संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल, के अनुसार, ठीक है, के अनुसार क्या करना, कूटीकृत करना। कूटीकृत मतलब उसको वैसा ही कूटीकृत कर देना। ये इसका दूसरा गुण है। किसका, संचारक का। पहला गुण संदेश की स्पष्टता, और दूसरा गुण संदेश प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करना। अब प्राप्तकर्ता के अनुकूल ही उसको अपना संचार जो है वो पहुंचाना, ले जाना पड़ेगा, भाषा रूपी संचार, संदेश।
अगर प्राप्तकर्ता के अनुकूल नहीं किया तो प्राप्तकर्ता कैसे समझेगा उसके मैसेज को। और अगर उसके मैसेज को नहीं समझ पाएगा तो मतलब उसका पहला गुण ही जो है वो सही नहीं है। मतलब ये दोनों गुण जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। संदेश स्पष्ट होगा तभी जाके क्या होगा, जो प्राप्त करता है उसे अच्छे से प्राप्त होगा। अच्छे से प्राप्त हो गया समझो उसके अनुकूल ही कूटीकृत किया गया था। ठीक है। अब कूटीकरण क्या चीज़ है इसको समझते हैं। क्या है ये कूटीकरण? आखिर कूटीकृत, जिसको हम लोग कूटीकरण भी कह सकते हैं, कूटीकरण या इसको हम लोग एनकोडिंग भी कह सकते हैं। कोड को ही कूट कहते हैं, तो कूटीकरण हो गया एनकोडिंग। जो कोड रहता है ना, इंग्लिश का वर्ड होता है CODE, कोड, इसको कूट कहते हैं। कूट एक ऐसी निशानी होती है, ऐसा चिन्ह होता है जिसको हम लोग कूट कह सकते हैं। तो ये कूटीकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। संदेश को भेजने के लिए, किसको भेजने के लिए? संदेश को भेजने के लिए शब्दों, ठीक है, उसके बाद संकेतों या ध्वनि चित्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि चित्रों का। ठीक है, ध्वनि चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चित्रों का प्रयोग ये किया जाता है। आप फिर से समझो इसको। जब हम संदेश भेजते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक शब्द, एक संकेत या ध्वनि और ध्वनि चित्र। ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। फिर से पता लग रहा है ना अभी आपको? जो अगर आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। जो भाषा है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? कूट चिन्ह है। ये कूट चिन्ह है या क्या है? कोड है। अब हमारे सामने कोई चाइनीज़ बोलेगा, चाइना की भाषा बोलेगा, तो आपको लगेगा पता नहीं ये किस कोड में बातें कर रहा है ना। जो कुछ मतलब किस प्रकार के लोग होते हैं, जो चोरी डकैती करने वाले लोग होते हैं, गुप्तचर किस्म के जो लोग होते हैं, उनके ना कोड होते हैं। वो कोड से ही बातें करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कोड रहते हैं उनके, कोड टू कोड वो बातें करते हैं। तो वो क्या है? उनके सब क्या है? कूट चिन्ह हैं। तो भाषा भी एक प्रकार से क्या है? कूट चिन्ह है। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कोड है। ठीक, कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। अब क्या होता है, जो प्राप्त करता है उसके अनुकूल इन कोड्स को बांध देना ही क्या कहलाता है? एनकोडिंग। इसी को हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। हम किसी के लिए कोई मैसेज भेज रहे हैं, किसी के लिए कोई मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज जो है लिखते हैं या हाथों के द्वारा इशारा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि प्राप्तकर्ता उसको समझे। जब वो उसको समझ जाता है तो समझो आपने जो एनकोड किया था वो सफल हो गया। तो एनकोड क्या हो गया? अपने मैसेज को जिस तरीके से आपको तरीके क्या क्या बताया मैंने आपको? शब्द हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, ध्वनि हो सकते हैं। तो शब्दों को ऐसे एक लाइन में लिख करके किसी के सामने रखना, संकेतों को भी विधि से, जैसे आप देखते होंगे गूंगे या जो बहरे लोगों के लिए संकेत किए जाते हैं। ठीक है, वो जब हम लोग एक नियम से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं, या ध्वनियाँ होती हैं किसी प्रकार की, या चित्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? एनकोडिंग कहलाते हैं। कूटीकरण उनको कहते हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनकोडिंग के बाद एक नया शब्द आया था हमारे लिए जिसको हम लोग डिकोडिंग कह रहे थे। क्या कह रहे थे? डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग को हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको कूटवाचन। क्या कहेंगे? कूटवाचन। तो कूटवाचन क्या चीज़ है इसको समझ लो। कूटीकरण का ही उल्टा जो है वो कूटवाचन कहलाता है। ठीक है, ये समझ लो। ये किसका? कूटीकरण का अपोजिट है। अपोजिट क्या है? कूटवाचन है। और इसके माध्यम से संदेश का, किसके माध्यम से? कूटवाचन के माध्यम से जो संदेश का प्राप्तकर्ता, कूट माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता, जो संदेश को प्राप्त करने वाला है,
कूट माध्यम से संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता जो भी उस किसको, कूटीकरण को, ठीक है, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। तो इसके बाद संदेश को प्राप्त करने वाला कूट चिन्हों में बंधे संदेश को समझता है, ठीक है। जो कूट में बंधे हुए चिन्ह थे ना, बंधे हुए चिन्ह है ना, जिसको हमने क्या कहा था, कूटीकरण। कूट में जो बंधे हुए चिन्ह जो हैं उनको कौन समझता है, प्राप्तकर्ता। कौन समझता है, समझता है प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता क्या करता है, डिकोड कर देता है, उसको समझता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। इसके लिए ये जरूरी है कि जो संचारक जो है वो जो कूटीकरण की जो प्रक्रिया करता है, कूटीकरण करता है, संचारक जो कूटीकरण करता है, उसकी समझ किसको होनी चाहिए, उसकी समझ प्राप्तकर्ता को भलीभांति होनी चाहिए। तभी क्या होगा, ये जो डिकोडिंग है, कूटवाचन है, ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज ये डिकोडिंग जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। मतलब कूटीकरण दोनों को आना ही चाहिए, तब जाके डिकोडिंग भी। एनकोडिंग आएगी तो डिकोडिंग भी आएगी, एनकोडिंग ही नहीं आएगी तो डिकोडिंग नहीं आएगी। अब समझ गए होंगे आप बात। एनकोडिंग क्या होती है, जब हम शब्दों को या चित्रों को या संकेतों को क्या करते हैं, किन्हीं नियमों में बांध करके किसी के सामने रखते हैं। तो डिकोडिंग क्या होगी, जब उसको कोई समझता है सामने वाला, तो उसको डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। अब बढ़ते हैं आगे। संदेश प्रतिक्रिया, एक शब्द है संदेश प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। संदेश प्रतिक्रिया, जो हमने संदेश का संचार किया अपना यहाँ से संचार किया इस दूसरे आदमी के लिए, अब इस दूसरे इंसान की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, क्या होती है प्रतिक्रिया। तो चलिए समझते हैं प्रतिक्रिया। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। जैसे ही इसने कूटीकृत संदेश जो है इसके पास भेजा, तो ये क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा और क्या करेगा, ये अपनी प्रतिक्रिया इसके लिए प्रकट करेगा। ये आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया और ठीक पहुंच गया। ये जरूरी है क्या, संदेश प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एनकोडिंग और डिकोडिंग करने का कोई लाभ ही नहीं होगा। तो इसी तरह से बच्चों, जब भी संचार हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, संचार। तो संचार में एक चीज़ है जो बहुत बाधा डालती है, वो है शोर। क्या होता है, शोर। अब ये शोर क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको नॉइस भी कहते हैं ना। ये बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, ठीक है। जो संचारक है उसकी जो मानसिक अस्पष्टता है, उसकी जो मानसिक अस्पष्टता, उसको अगर खुद ही कुछ क्लियर नहीं है उसके मन से, या उसकी इच्छा ही नहीं है किसी मैसेज को भेजने की, ये तब भी हो सकता है क्या, शोर। ठीक कूटीकृत ना कर पाने के कारण भी हो सकता है, गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकता है, और प्राप्तकर्ता की अक्षमता, तकनीकी खराबी या आसपास के शोर के कारण भी हो सकता है। तो इन सबको हम शोर ही कहेंगे। जब क्या होगा, अच्छे से कूटीकृत हुई चीज़ जो है कूटवाचन नहीं हो पाएगी, तो वो शोर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, शोर, नॉइसी कहलाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये होता है शोर। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं संचार के विविध प्रकार। किसकी बात होगी, संचार के विविध प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, संचार। तो इसके हम लोग विविध प्रकारों की बात करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं जो संचार के होते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, संचार के विविध प्रकारों को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में।